Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So hey guys, welcome back your class and now this is your Vijay here और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। So as you know that हम according to new syllabus वीडियोस अब बना रहे हैं और according to new syllabus आपको पता है कि जो ये चैप्टर 5th था उस चैप्टर का नाम बदल चुका है और चैप्टर का नाम डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस हो चुका है, जैसे आप हिंदी में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान बोलते हैं। हमने दोस्तों इस चैप्टर का पहला पार्ट डाल दिया है और वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर अब हम इस सीरीज को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम इसमें जो 11th है 12th है 6 to 12th के हम सारे कंटेंट को अपलोड करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात, वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के अंदर हमने कुछ गाइड सजेस्ट करी है, सैम्पल पेपर सजेस्ट करे हैं जो आपको पेपर के एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे। इफ़ यू वांट टू गेट अ 95+ मार्क्स, आई थिंक दैट यू मस्ट परचेज, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो एफिलिएट लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों वीडियो के सेकेंड पार्ट के अंदर हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 1971 के बाद जब इंदिरा गांधी जी इतनी मेजॉरिटी में सरकार को लेके आई थी, सरकार को बनाया उन्होंने, तो उसके बाद इंदिरा गांधी को एक के बाद एक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा था, जो सही मायने में इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ, बैड फ्रेज था उनकी लाइफ का, जिसमें से एक और मूवमेंट चलाया गया जिसे आप बिहार मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आप इसे जेपी मूवमेंट भी बोल सकते हैं दोस्तों, दूसरे मायने में इसे जेपी मूवमेंट के नाम से पुकारा जाता है। अब आप ये देखने की कोशिश करें कि बिहार मूवमेंट जो था वो लगभग देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके नव निर्माण मूवमेंट के बाद ही शुरू हुआ था। जहां वो ख़त्म होता है लगभग उसके बाद यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है। ये मार्च 18 से 74 से 25 जून 75 तक चलता है। दैट मीन्स बिहार मूवमेंट के बाद हमारे भारत देश के अंदर इमरजेंसी लग जाती है, यानी कि इमरजेंसी इन द सेंस देश के काले दिनों में से एक काला दिन इमरजेंसी के बाद स्टार्ट होता है, जो कब स्टार्ट होता है 25 जून के बाद। तो एक्चुअली इसकी लोकेशन बिहार मूवमेंट है, नाम से पता चल रहा होगा कि बिहार ही मूवमेंट है। यहाँ पर शुरुआती समय में जनता जागरूक नहीं हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से नवनिर्माण मूवमेंट हुआ था और सरकार के मुंह पे तमाचा इस चीज़ का मारा गया कि यार एक स्टूडेंट के ग्रुप कैसे मिलके एक रैली को, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर कैसे पॉलिटिकल पार्टी उनका साथ देती है और फाइनली वहाँ की सरकार को जनता के हाथों मजबूर होके वहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखा गया कि सरकार जनता के सामने झुकती है अगर जनता के इरादे नेक है और जनता सही तरीके से अपनी क्रांतिकारी, मैं कह सकता हूँ, फाइट लड़ने के लिए तैयार रहती है। तो उनमें से एक और रीज़न था बिहार मूवमेंट। बिहार मूवमेंट के अंदर कॉज ये था कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था पब्लिक लाइफ के अंदर, और दूसरा यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि राइजिंग प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 1972 के अंदर किस तरीके से मॉनसून फॉल हुआ था और उसके बाद मॉनसून फॉल होने की वजह से राइजिंग प्राइस हुआ, फूड स्कैरसिटी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, करप्शन, ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। लोगों को एजुकेशन ना मिलना, बिहार के अंदर लो लाइफ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड का हो जाना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो उस टाइम पीरियड पर वहाँ की जनता फेस कर रही थी। सो दैट इज़ वाई बिहार मूवमेंट को चलाया गया और बिहार मूवमेंट भी वहाँ पे दोस्तों एक डिमांड कर रहा था, उनका गोल था कि बिहार की सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सो वन ऑफ माई क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइज, अगर आप विकिपीडिया पे थोड़ा सा सर्च करेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे कि देखो हमने तो ये आपको बता दिया था वीडियो के पहले पार्ट के अंदर कि भाई गुजरात के अंदर चीमन भाई पटेल की सरकार थी, तो वो चीमन भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के थे, तो ऑब्वियस सी बात है बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन आप ना पार्टी का जो उस समय पे मेन हेड था ना, यानी कि इस पार्टी में जो सीएम था वहां पर, आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लू होगा।
आपके जीके के लिए भी। तो कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करना चाहती थी बिहार की जनता वहां पर, और दोस्तों इस तरीके से सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था जनता को। चाहती तो थी वो कि प्रोटेस्ट मार्च भी कर रही थी, वो गलियों के अंदर मार्च कर रही थी, हंगर स्ट्राइक कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। तो यहाँ पर ना ये देखा जा सकता है कि वहाँ पे जनता पार्टी और इंटरनेशनल कांग्रेस पार्टी ये ऑपोजिशन में थी, और मेन यहाँ पे बिहार छात्र संगठन समिति जो थी वो साथ दे रही थी जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट ये सारे लोग खड़े हुए थे, और यहाँ पर जो छात्र संगठन समिति थी उन्होंने ये सारे प्रोटेस्ट को अंजाम दिया। उनका मेन मकसद यही था कि वहाँ की सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर जिन्होंने जनता का यहाँ पे साथ दिया, स्टूडेंट का यहाँ पे साथ दिया। लेकिन दोस्तों ये कामयाब नहीं हो पाया। कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 25 जून 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान, दिल्ली यू नो अबाउट द दिल्ली, दिल्ली जो है हमारे दिल वालों की दिल्ली जो है, वहाँ पर प्रोटेस्ट होना था रामलीला मैदान के अंदर। और जयप्रकाश नारायण जी रामलीला मैदान के अंदर 25 जैन 1975 को प्रोटेस्ट करने के लिए पूरे विश्व कह रहा हूँ मैं, पूरे देश के हर कोने कोने से दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने वाले थे। उसी दिन सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और इसी वजह से इमरजेंसी इम्पोज्ड होने की वजह से बिहार मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों इसमें कहने की बात तो ये है कि ये समझ में आ चुका था सरकार को वहाँ की, कि जिस तरीके से गुजरात का नवनिर्माण मूवमेंट जो हुआ था और वहाँ पे जनता को घुटने टेकने पड़ जनता की वजह से सरकार को घुटने टेकने पड़ गए थे, तो कहीं बिहार के साथ भी यही सीन ना हो जाए। क्यों? बिकॉज अगर देखा जाए नवनिर्माण मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद 1974 में वहाँ पे भी एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया बिहार में, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दूसरे और मूवमेंट आगे ना बढ़ते चले जाए, और देश वैसे भी एक सिविल वॉर की सिचुएशन में आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को इस सिचुएशंस को कंट्रोल करने की पावर उस समय पे नहीं हो सकती होगी। तो यहाँ पर ना जयप्रकाश नारायण जी वन ऑफ द मेन फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको पता हो तो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, जेपी मूवमेंट, सर्वोदय मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट में उस टाइम पीरियड पर गांधी के साथ सोचिए ये जयप्रकाश नारायण व्यक्ति जो है उस टाइम पीरियड पे एक लीडिंग कैरेक्टर में बोल सकता हूँ थे। तो सोचिए ये कभी भी ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कभी भी सरकार के अंदर गद्दी के लिए नहीं आते, ये सच्चे क्रांति के लिए आते हैं। ये चाहते हैं कि जनता जो है सही फैसला ले, और जयप्रकाश नारायण इज वन ऑफ दैट। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी जो थे आप देख सकते हैं 11 अक्टूबर 1902 के अंदर पैदा हुए थे, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। पटना के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, और इनको जेपी शॉर्ट नाम से बोला जाता है। इनको ऑक्यूपेशन ये एक्टिविस्ट है, दैट मीन्स कोई भी समाज के अंदर लोक कल्याण की बात होती है तो उसके लिए अपनी बातें रखते हैं। पॉलिटिशियन है क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद जब इमरजेंसी हटी थी तो उन्होंने जनता पार्टी में बहुत सारे लीडर्स को सहयोग करा था, है ना। और थ्योरिस्ट है, बहुत थ्योरीज लिखते हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के और जनता पार्टी के, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआत से नेहरू जी के टाइम से आ रही है, तो उस टाइम पीरियड पे भी इनका कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल था। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जो है उन्होंने एक चीज़ तो समझ ली थी कि भाई जिस तरीके से जनता प्रोटेस्ट कर रही है सरकार के खिलाफ, जयप्रकाश नारायण जी ने यही कहा कि भाई मेरा सिर्फ एक ही मकसद होगा कि कांग्रेस सरकार को वहाँ से बर्खास्त करना। और दोस्तों बर्खास्त करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति, कुल क्रांति है ना, ऐसे बोलते हैं संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का इन्होंने डिमांड करा। टोटल रेवोल्यूशन का डिमांड इसीलिए करा, कहने का मतलब ये कि बिहार के अंदर अगर छात्र समिति के जो बच्चे हैं अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार घुटने नहीं टेकेगी। जयप्रकाश नारायण जी ने इस डिमांड को पूरा कराने के लिए, छात्रों की डिमांड को पूरा कराने के लिए, जनता की डिमांड को पूरा कराने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया,
कहने का मतलब ये था कि जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि अगर हमें सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करनी है और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अगर हमें इम्प्रूवमेंट दिखाना है तो कहीं ना कहीं जनता को भी साथ आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि समाज के हर वर्ग को, इवन भारत के बाहर से भी इलाके के दूसरे भारत के हर स्टेट्स के अंदर जनता को समझना होगा कि बिहार के लोगों के साथ कितना ज़्यादा बुरा हो रहा है। तो यहाँ पे सभी स्टेट्स के लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। दूसरा दोस्तों ये भी कहा गया कि अलग अलग वर्ग के लोग बिहार के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए इसे संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, जैसे कि जो स्कूल में विद्यार्थी हैं वो, जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं वो, जो रेलवे कर्मचारी हैं वो, जो मैं कह सकता हूँ लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं वो, जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं वो, सभी लोगों ने यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की बातें सुनी। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी, मैंने आपको पहले बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दिग्गज नेताओं में से या दिग्गज क्रांतिकारियों में से एक हुआ करते थे। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण जी पहली बार ऐसे आंदोलनों के बाद जनता के बीच में आए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की जो उस समय पे सरकार थी वो निकम्मी और नाकारा थी, इसीलिए जनता ने उस टाइम पीरियड में मैं बोल सकता हूँ कि उसके खिलाफ एक्शन लेने की सोची। तो जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया और कहा कि सभी वर्ग के लोगों को बिहार के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उसमें से एक एग्जाम्पल है रेलवे हड़ताल का। आप ये देख सकते हैं कि 1974 के अंदर, क्योंकि मार्च के अंदर तो बिहार के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और जब जयप्रकाश नारायण जी की एंट्री हुई इसके अंदर तो उस मूवमेंट को जेपी मूवमेंट के नाम से बुलाया जाने लग गया। इसमें यह कहा गया कि सभी वर्ग के लोग आएंगे और यहाँ पर सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए उनमें से एक व्यक्ति थे जॉर्ज फर्नांडिस। आप ये देख सकते हैं इनकी इमेज। जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के व्यक्ति भी रह चुके हैं 2001 से 2004 के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चल रही थी और उस समय पे प्राइम मिनिस्टर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस जो थे ना, उन्होंने वो, क्योंकि उस समय पे रेलवे कर्मचारियों के सबके ग्रुप के मेन हेड जो थे वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके के टीम लीडर थे। यहाँ पे रेलवे हड़ताल पे लाने का सबसे बड़ा अगर मैं रोल प्ले करने के लिए बताऊं तो जॉर्ज फर्नांडिस इज वन ऑफ देम, कि जिन्होंने सभी रेलवे कर्मचारियों को ये भी कहा कि हमें जेपी के मूवमेंट का साथ देना चाहिए और कहीं ना कहीं रेलवे भी हड़ताल पे जानी चाहिए। उन्होंने कारण क्या बताया? उन्होंने बताया कर्मचारियों के बोनस से रिलेटेड और सेवा की शर्तों से जुड़ी से रिलेटेड। दैट मीन्स अगर वो वहाँ काम कर रहे हैं तो उन्हें क्वार्टर्स अलाउंस होने चाहिए, ये अलाउंस होना चाहिए, वो अलाउंस होना चाहिए। इसी वजह से आप देखेंगे कि रेलवे कर्मचारी और मजदूर जो उनसे रिलेटेड काम कर रहे हैं वो 1974 में मई के महीने में हड़ताल पे चले गए। तो देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के लिए दूसरे ऑप्शंस बचे ही नहीं। सोचिए, रेल तो एक ऐसी चीज है जिससे सामान को लाया और ले जाया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और अगर मई के महीने में वो हड़ताल पे चली जाती है, इवन वो चली भी गई थी हड़ताल पे, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जनता जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, इन कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि सामान खाने को नहीं मिल रहा है। दूसरे स्टेट से जो सामान किसी दूसरे स्टेट में आ रहा है वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। जनता रेलवेज में जो काम कर रही थी, रेलवे ठप पड़ गई। देखो, आप 12th क्लास में हो, आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो कि रेलवे का हड़ताल पे जाना दैट मीन्स पूरे भारत देश के अंदर आर्थिक मंदी, या मैं बोल सकता हूँ अर्थव्यवस्था का डामाडोल हो जाना है। तो इस तरीके से सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक बोला, लेकिन सरकार जो थी दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से कर्मचारियों ने मांग करी कि भाई हमें बोनस और रेलवे से जुड़ी जो नौकरियां होती है या सेवा होती है उसमें हमें थोड़ी बहुत, क्या कहते हैं, शर्तें माननी होगी सरकार को हमारी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सरकार ने मांगने से इनकार कर दिया। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और रेलवे की सुरक्षा में सेना तैनात कर दी गई, और ऐसे में 20 दिन तक हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले ली गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय पे मैं बोल सकता हूँ 30 पार इन द सेंस अंडरग्राउंड हो चुके थे, और वो दोस्तों
उस टाइम पीरियड पर जेल भी गए थे। तो सोचिए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो जेपी मूवमेंट चलाया गया था उसने कैसे समाज के दूसरे वर्ग को भी जोड़ दिया, और यहाँ पे ये मूवमेंट पूरी तरीके से भारत के अंदर एक विशाल मूवमेंट के रूप में उभरा। जैसे अभी फार्मर का प्रोटेस्ट हमारे भारत के अंदर चल रहा है और दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं और कह रहे हैं कि हम दिल्ली से ये अध्यादेश लेके आएंगे बीजेपी सरकार से। तो कहीं ना कहीं देखो इतिहास ना अपने आप को दोहराता है। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्योंकि दूसरी पार्टियों को अपना फायदा दिखेगा यहाँ पे, तो इसीलिए जेपी जी ने कहा कि समाज के हर वर्ग को साथ में आना पड़ेगा। इसीलिए जेपी के साथ बिहार आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी आप देख सकते हैं जो के कामराज के उस समय अंडरटेकिंग में थी, वो बाद में जो जनता पार्टी से मर्ज हो गई थी, वो जनता पार्टी भी यहाँ पे उनके साथ आ चुकी थी। तो इस तरीके से जनता पार्टी जो थी इनके साथ आई थी और इसीलिए जेपी जो थे जनता पार्टी को सरकार बनाने में 1977 से 1980 तक सरकार को बनाने में यहाँ पे कामयाब रहे थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे गैर कांग्रेसी दल जो थे वो शामिल हो गए थे इस मूवमेंट के अंदर, और बहुत सारे लोगों को उस टाइम पीरियड पर जब 25 जून 1975 के दिन जब इमरजेंसी इम्पोज करी गई थी, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाल दिया गया। आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि जेपी के ऊपर धारा 144 का एक इल्ज़ाम लगाया गया, जो हमारे भारत के अंदर ऐसी धारा आवारा लोगों के लिए लगाई जाती है। तो सोचिए ऐसी ऐसी धाराओं को लगा के जगहों को सीलबंद कर दिया गया और इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद, क्योंकि ये संपूर्ण क्रांति राष्ट्रव्यापी क्रांति दैट मीन्स पूरे भारत में फैल गई है और सरकार के सामने दूसरे ऑप्शंस ही नहीं बचे इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। या तो वो उनकी बातों को मान ले और या तो यहाँ पे क्या कहते हैं सरकार खुद इस्तीफा दे दे। लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को हटाने देना नहीं चाहती थी और यहाँ पर कांग्रेस की डिमांड को कांग्रेस ने रेलवेज की डिमांड भी नहीं मानी। तो बहुत बड़े दिग्गज लीडर्स को अंडरग्राउंड होना पड़ा। इवन ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी इस टाइम पे अंडरग्राउंड हुए थे। पुरानी इमेजेस उनकी दिखाई जाती है मीडिया के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं होगा इंदिरा गांधी के हिसाब से, और दोस्तों इसी वजह से क्या कहते हैं देश में इमरजेंसी इम्पोज करी गई थी। अब दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट में हम समझेंगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने आने वाली और सिचुएशंस को कंट्रोल करा और किस तरीके से देश के अंदर और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी तक के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।